जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को 79वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बड़ी खलल की खबर। पीओके के लोगों ने लगाए आजादी के नारे और पाकिस्तानी सेना को बता दिया अमेरिका का पालतू कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, विस्तार से बताएंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली है कि पीओके की जनता क्या चाहती है आजादी को लेकर। तो वहीं दोस्तों, टैरिफ वॉर के बीच एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा रात दावा कर दिया कि भारत पर टैरिफ लगाया, इसीलिए मीटिंग के लिए माने हैं व्लादिमीर पुतिन, जिसने दोस्तों इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि भारत को अपना भाई मानने वाले व्लादिमीर पुतिन ने वाकई में भाईचारा निभाया है दोस्तों। और वहीं बिना मन ही सही लेकिन नोबेल के लिए पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का कर दिया सपोर्ट। कह दिया ट्रंप ईमानदारी से कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध रुकवाने का प्रयास। बताएंगे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में यह कैसे स्टेज पर आ गई है दुनिया, जहां पर ना चाहते हुए भी वो कार्य करना पड़ता है जो एक्चुअल में करना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत का क्या बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों तेल वाले मुद्दे पर। क्या भारत अभी भी रशिया से तेल खरीदेगा? जिस प्रकार से पुतिन ने भारत की दोस्ती पूरी दुनिया को दिखाई है। इसी बीच आपको बताएंगे चीन भारत के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया दोस्तों। कह दिया तुमको अमेरिका से दिक्कत हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। बताएंगे किसने ये बातें कही है दोस्तों। तो ये सारी बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, चाहे वो कोई भी देश ही सही। और ये 2014 के बाद का नया भारत है जो दुश्मनों को करारा जवाब देना जानता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में एक तरफ 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे थे। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। असल में पाकिस्तान की हुकूमत के हुक्म पर रावलकोट के खान अशरफ खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आजादी पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। हजारों लोगों की भीड़ जुटाई गई। यहाँ पर प्लान ये बनाया गया था कि पाकिस्तान का कौमी तराना गाया जाएगा, पाकिस्तान की शान में कशीदे पढ़े जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये दाव उल्टा पड़ गया दोस्तों। स्टेडियम में पहुंचे लोगों ने पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों की भीड़ का गुस्सा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़क उठा। लोगों ने पाकिस्तानी फौज को अमेरिका का पालतू कुत्ता तक बताने लगे दोस्तों। पालतू कुत्ता बताकर नारेबाजी करने लगे दोस्तों। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के फौजी जो है वो पीओके के लोगों पर जुल्म ढाते हैं और इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें पानी, बिजली और खाने के सामान जैसे बुनियादी सहूलतों से वंचित रखा है। इसी के खिलाफ पहले भी काफी पीओके की जनता को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद और भी ज्यादा रोष बढ़ गया था पीओके के लोगों में दोस्तों। और उन्होंने सोचा कि यही सबसे बेहतरीन समय है अपनी बात रखने का दोस्तों। और इस आजादी के जश्न में इन्होंने अपनी बात रखी और जोर जोर से नारे लगाए कि पाकिस्तान की फौज अमेरिका का पालतू कुत्ता है। पीओके की जनता को पता था कि आज के दिन अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, आजादी की मांग करेंगे, तो ये मैसेज दूर तक जाएगा दोस्तों। पीओके की जनता पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से परेशान हो चुके हैं दोस्तों। वो कब से ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, लेकिन जबरदस्ती दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरान उस पर हुक्म चलाते नजर आ रहे हैं। उनकी एक बात भी सुनते दिखाई नहीं दे रहे और उनकी आवाज को दबाई जा रही है। उनकी हमेशा से अब ये मांग रही है कि उनको आर पार जोड़ करके भारत के साथ शामिल किया जाना चाहिए, उनको नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। और ऐसी खबरें दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार तो आ ही जाती है कि पीओके की जनता भारत के साथ जुड़ने को लेकर मांग करती है। ऐसे में पीओके की जनता ने अच्छे से मना दिया पाकिस्तान का आजादी का जश्न। इस मौके पर आपकी क्या राय है पीओके के जनता को लेकर, बताना मत भूलिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि लोहा गर्म है, भारत को हथौड़ा मार ही देना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते पीओके फिर से भारत के साथ जुड़ना चाहिए तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा दीजिएगा बटन। साथ ही साथ अगली और सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर हमने टैरिफ लगाया, इसीलिए हमारे साथ मीटिंग के लिए माने हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये बैठक शुक्रवार को होने वाली है, यानी आज होने वाली है, जिसको लेकर पुतिन और ट्रंप दोनों ही उत्साहित लग रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बैठक के लिए संभवतः इसीलिए हामी भरी है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर मोटा टैरिफ लगाया दिया। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ने व्लादिमीर पुतिन को उनसे मिलने के लिए प्रभावित किया होगा। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि निश्चित रूप से जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो सकते हैं और सबसे बड़े ग्राहक को भी खोने का डर है, तो मुझे लगता है कि इसमें इसकी भूमिका जरूर होगी। सब कुछ का असर होता है। जी हाँ, ट्रंप ने कथित तौर पर इस दौरान यह भी कहा कि टैरिफ की वजह से ही वो भारत को रशिया से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार करता है और इसीलिए वो भारत पर जुर्माना लगा रहे हैं। हालांकि भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अकारण और तर्कहीन बताया है। दोस्तों इस बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को बताया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने मीडिया को बताया कि ट्रंप और पुतिन पहले सामने बैठकर एक बैठक करेंगे, उसके बाद दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठकें होंगी। वहीं बाद में वॉकिंग ब्रेकफास्ट पर बातचीत जारी रहेगी। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ताएं होंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अलास्का वार्ता से पहले व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर अमेरिका की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईमानदारी से कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध रोकने का प्रयास। आप कह सकते हैं कि ट्रंप को नोबेल के लिए पुतिन का भी बड़ा सपोर्ट मिल गया है। दोस्तों पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। इस दौरान पुतिन ने अमेरिका और रशिया के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की संभावना भी जताई है। पुतिन ने अमेरिका की तारीफ की। दोस्तों इसको ज्यादा आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब दो देश आपस में मिलने वाले होते हैं तो उससे पहले उस मीटिंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तारीफें करनी पड़ती है, जो कि वर्ल्ड डिप्लोमेटिक में एक कटु सत्य की तरह है। लेकिन दोस्तों जो पहली खबर हमने आपको बताया कि ट्रंप ने यह खुलासा किया या ऐसा बयान दिया कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया, इसीलिए पुतिन अमेरिका के साथ मीटिंग करने को तैयार हुए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों दो तरह से मैसेज डिलीवर कर रहा है। पहला तो ये कि पुतिन सोच रहे हैं कि अगर भारत पर और भारी भरकम टैरिफ लगाया गया तो भारत हमसे कुछ भी व्यापार नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज ये कि भारत हमारा बेहतरीन दोस्त है, भाई है, अगर मेरी वजह से उस पर कोई बात आ रही है तो फिर मैं झुकने को तैयार हूं। तो यहाँ पर आप भाईचारा भी समझ सकते हैं दोस्तों। और पुतिन की ट्रेड को लेकर, प्रतिबंध को लेकर मजबूरी। जी हाँ, अब आप कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों आप क्या समझ पा रहे हैं। अगर पुतिन इस मीटिंग के लिए भारत के टैरिफ की वजह से ही अमेरिका के साथ बात करने को तैयार हुए तो इसके पीछे इन दोनों में से कौन सा रीजन हो सकता है दोस्तों आपके मुताबिक। इसी बीच आपको हम बताते हैं इंडियन ऑयल के प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। कहा ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद रशिया से तेल आयात जारी रखेगा अपना भारत। जी हाँ, इन्होंने भी ये बयान देकर अमेरिका की भौहें चढ़ा दी है। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एएस साहनी ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात पर रोक नहीं लगाई है। आर्थिक कारणों से पूरी तरह खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की खरीद किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि कीमत और गुणवत्ता को देखते हुए की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो इन्होंने बयान दिया वाकई में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है देश दुनिया में। तो दोस्तों ये तो रही तेल खरीद की बात, लेकिन हथियार नीति पर भारत कुछ अलग ही नीति अपनाता अब दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं रशिया से संबंध तो अपना भारत बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन नहीं खरीदा जाएगा हथियार। आखिर अब कौन सी विदेश नीति पर चल रही है मोदी सरकार, बता दें। 50% टैरिफ लगाने के बाद दोस्तों अगले ही दिन अपने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी रशिया पहुंचे थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उनकी भारत यात्रा को लेकर खुशी भी इजहार किया। इसके कुछ ही दिनों बाद दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी भी रूस पहुंच गए और उन्होंने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इन दोनों हाई प्रोफाइल यात्राओं को अमेरिका के साथ तनाव के बीच भारत की रशिया से बढ़ती नजदीकियों से तो जोड़ा गया, लेकिन दोस्तों भारत ने एक दूसरी ही नीति अपना ली है, जिसमें टैरिफ के बावजूद अमेरिका के करीब बने रहना और रूसी हथियारों से दूरी बनाकर रखना भी शामिल है। जी हाँ,
ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट ये बात कहती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत नए रूसी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि भारत उन रक्षा योजनाओं को पूरा करेगा जो पहले से ही चल रही है। इसमें S-400 बैलिस्टिक मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम की बाकी 2 रेजिमेंटों की डिलीवरी, भारतीय नौसेना के लिए चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी की लीज शामिल है। इन दोनों सैन्य समझौतों के अलावा भारत ने रशिया के साथ कोई नई डील नहीं की है। जी हाँ, हथियार को लेकर ये अलग ही खुलासा हुआ है दोस्तों, अलग ही रिपोर्ट जारी किया गया है भारत को लेकर। ऐसे में आपका ये सवाल होगा कि रूसी हथियारों से निर्भरता क्यों हटा रहा है अपना भारत, जबकि रशिया तो भारत का भरोसेमंद दोस्त है। तो आपको बता दें दोस्तों, स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में इसका भी जवाब दिया और कहा कि रूस से भारत के कम हथियार खरीदने की असली वजह पुरानी रूसी तकनीकें हैं, यानी ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं। उन्होंने दावा किया कि रूस ने दशकों पहले पश्चिमी डिजाइनों की नकल करके अपनी तकनीकी क्षमता का निर्माण किया था, लेकिन वे विमानों से लेकर सेमीकंडक्टर चिप्स तक पश्चिमी देशों के साथ पीढ़ीगत अंतर को पाट नहीं पाए, यानी कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। रूसी हथियारों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है और यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही दोस्तों इस रिपोर्ट के हवाले से कि अपना भारत रूसी हथियारों से निर्भरता को कम कर रहा है और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दोस्तों अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ एडवर्ड प्राइस ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के साथ तनाव बढ़ाना अमेरिका के लिए बैकफायर साबित हो सकता है, यानी कि अमेरिका को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उनके मुताबिक अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पत्ते सही तरीके से खेलते हैं तो भारत 21वीं सदी का सबसे प्रभावशाली देश बनने की क्षमता रखता है और अमेरिका को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भविष्य में अमेरिका चीन के बीच किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में भारत ही तय करेगा कि उस लड़ाई में विजेता कौन होगा। प्राइस ने सवाल उठा दिया कि अमेरिका भारत को अपने और करीब लाने के बजाय और दूर धकेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक ऑर्डर को उलट दिया है, जिससे मौजूदा हालात अमेरिका के पक्ष में नहीं है। उनके मुताबिक सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि विश्व शांति स्थापित की जाए, लेकिन अगर आप चीन का सामना कर रहे हैं तो भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ जुड़ना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफी वाला कदम उठा रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका से टेंशन के बीच दोस्तों चीन ने बड़ी बात कह दिया, हम भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। दोस्तों अमेरिका से टैरिफ विवाद के चलते संबंधों में आई गिरावट के बीच भारत और चीन एक बार फिर से करीब आने लगे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की जल्द ही भारत का दौरा होने वाला है, जबकि SCO की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी चीन जाने वाले हैं। इसी बीच चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। उसने कहा है कि वो भारत के साथ मतभेदों को सही तरीके से सुलझाकर मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन और भारत विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। हम दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति महत्वपूर्ण आम सहमति पर अमल करने, उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति बनाए रखने, राजनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करने, व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाने और चीन भारत संबंधों के निरंतर सुदृढ़ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस विशिष्ट यात्रा के बारे में प्रासंगिक जानकारी समय आने पर जारी की जाएगी। जी हाँ, ये कहना है दोस्तों चीन के विदेश मंत्रालय का कि आप और हम यानी भारत और चीन एक साथ आ जाएं और मिलकर अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कहीं ना कहीं चीन भी मौका ढूंढ रहा है? उसको लग रहा है कि यही सही समय है भारत को ग्रैब करने का, यानी भारत के अटेंशन को अपनी तरफ खींचने का और भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने का। क्या है आपकी राय दोस्तों चीन का भारत के साथ बढ़ाते संबंधों को लेकर? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से तिरंगे को लहराकर एक नया इतिहास बना रहे हैं। जी हाँ, टूटने वाला है पुराना रिकॉर्ड दोस्तों। आज 15 अगस्त यानी जश्न आजादी का दिन है। पूरा देश आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस स्वतंत्रता दिवस पर एक नया इतिहास रच रहे हैं दोस्तों। वे लगातार 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। ऐसा करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे
2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से वे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद ये उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 25 जुलाई को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी नेता थी जिन्होंने सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही। पीएम मोदी जी का 25 जुलाई को कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया। अगर बात आज की करें स्वतंत्रता दिवस की, तो इंदिरा गांधी के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के साथ ही एक और अहम मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। वो लाल किले की प्राचीर से दिए गए इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ जाएंगे या छोड़ चुके होंगे। अगर आप इसको दोपहर के बाद देख रहे होंगे तो इस मामले में अब पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया है। उन्होंने 17 बार लाल किले से तिरंगा फहराया, जिसमें 15 बार लगातार शामिल हैं। ऐसे में आप लोग दोस्तों कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ ही साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दोस्तों आप लोग अपने भारत देश के बारे में 2 अच्छी लाइनें कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। वहीं दोस्तों आज 11,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहने वाले हैं। 85 गांव के सरपंच को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक संबोधन को लेकर बड़ी और खास तैयारियां की गई हैं। लाल किले के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात हैं। स्नाइपर्स को ऊंची इमारतों पर तैनात किया गया है, जबकि छतों से निगरानी टीमें लगातार गतिविधियों पर नजरें रखेंगी। एंटी ड्रोन यूनिट, सीसीटीवी कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एनपीआर और पहली बार अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम यानी यूवीएसएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 पार्किंग स्थलों पर वाहनों के निचले हिस्से की जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह के विस्फोटक, हथियार या संदिग्ध सामग्री का पता लगाया जा सके। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, इसी से जुड़ी, जहां देश की सुरक्षा में जान की बाजी लगाने वाले बहादुर जवानों को इस स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 79 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए 16 सीमा सुरक्षा बल के जवानों को गैलेंट्री मेडल देने की भी घोषणा की है। ये सभी जवान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। इस दौरान कुछ जवानों ने दुश्मन के निगरानी कैमरे नष्ट किए तो कुछ ने ड्रोन हमलों को नाकाम किया। बीएसएफ देश की 2290 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करती है और पश्चिमी मोर्चे पर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सेना के साथ मिलकर तैनात रहती है। बीएसएफ ने इन जवानों को सीमा प्रहरियों की मिसाल बताते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन में दृढ़ संकल्प और अटूट साहस दिखाया है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्चतम युद्धक सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सैनिकों ने भारतीय नागरिक और सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमलों को विफल कर दिया। नौसेना के अधिकारी भी सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही साथ 13 यानी 13 वायु वीरों को मिलेगा युद्ध सेवा पदक। वहीं कल ही दोस्तों भारतीय वायुसेना के 26 अधिकारियों और वायु सैनिकों को वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया, जिनमें वे लड़ाकू पायलट शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लक्ष्यों को भेदने के मिशन में भाग लिया था, और वे अधिकारी और सैनिक भी शामिल है जिन्होंने S-400 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन किया था। ऐसे में इन सभी भारत के वीर जवानों का आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत आ रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्या जाएंगे अयोध्या? क्योंकि अयोध्या को नेपाल में बताने पर भारी बवाल मचा था, आपको याद होगा। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 16 सितंबर को भारत आने वाले हैं। उनकी यात्रा को लेकर भारत और नेपाल दोनों देशों में तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू भी जा रहे हैं। मिस्त्री के नेतृत्व में भारतीय राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी नेपाल जाएगा। ऐसी संभावना है कि अपनी यात्रा के दौरान केपी शर्मा ओली अयोध्या का दौरा कर सकते हैं, लेकिन इस पर
आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओली की मुलाकात के स्थान को लेकर भी खोज जारी है, क्योंकि दोनों नेता इस बार दिल्ली के बाहर मिलना चाहते हैं। काठमांडू पोस्ट ने नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि सोमवार को नेपाल के विभिन्न मंत्रालयों ने ओली के भारत दौरे को लेकर विचार विमर्श किया था। इस दौरान नेपाली विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति, इन परियोजनाओं में वर्तमान में आ रही बाधाओं और यात्रा के दौरान चर्चा की जा सकने वाली संभावित नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि ये एक प्रारंभिक चर्चा थी, जिसमें भारत के वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति और सहयोग के नए क्षेत्र की पहचान की गई। ऐसी संभावना है कि 17 सितंबर को मोदी और ओली नई दिल्ली से बाहर अयोध्या में मुलाकात कर सकते हैं। अयोध्या भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए अहमियत रखता है। इसका संबंध भगवान राम से है, जिनका ससुराल नेपाल के जनकपुर में है। हालांकि ओली ने इससे पहले कि अपने कार्यकाल में अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था कि असली अयोध्या नेपाल में है। उनके बयान पर नेपाल से लेकर भारत तक बवाल मचा था और कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। हालांकि 17 सितंबर का मुलाकात काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। क्या आपको पता है कि 17 सितंबर को क्या होता है? जो हमारे सवाल को समझ गए दोस्तों, वो जवाब देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशी नागरिकों को उचित प्रक्रिया के बाद निर्वासित कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर देश में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशियों, जिनमें 9 पुरुष और 11 महिलाओं की पहचान की गई। उन्होंने विस्तृत जानकारी दिए बिना इन लोगों को तय प्रतिक्रिया के अनुसार निर्वासित कर दिया। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।